ओके, वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप? आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जून 25 का पेपर। ठीक है, तो अगेन वापस से बोल दें, ये उनको ज़्यादा फ़ायदा देता है जो एक बार पेपर ट्राई करके आते हैं। सिर्फ इसको सुनते हैं तो उतना फ़ायदा नहीं होता, और जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उनका तो फ्रेश देखा हुआ है, तो उनको भी एक बार नज़र से निकालना पड़ेगा वापस कि आप क्या किए थे, तब आप देखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। सो पूरा ये पीडीएफ मैं आपको एसजेसी के टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, विच इज़ t.me/SJC इंस्टीट्यूट। आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो नोट्स ड्राइव में भी आपको अपडेट करके दे दिया जाएगा। चलिए, तो पेपर कैसा आया था सर, पहले ये बता दीजिए। पेपर एमए का ना नॉर्मली हार्ड आता है या मॉडरेट ही आता है, बहुत इजी नहीं आता, तो मॉडरेट पेपर है। थोड़ा सा जो हम लोग का प्रेडिक्शन था वो फेल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, प्रेडिक्शन जो होता है ना अपना कि ये आ सकता है, तो वो फेल कर दिया। जैसे कि ईवीए का एक प्रेडिक्शन था कि वो आएगा, डिसीजन ट्री का प्रेडिक्शन था वो आएगा, आया ही नहीं आया तो नहीं आया। बट उसके अगेंस्ट में जो आया वो इजी क्वेश्चन आया, ये एक अच्छा चीज़ हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया है जो कि इंटर का था ही नहीं, वो फाइनल का था। ओके, और वो भी कभी बहुत पुराने सीए एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो वो एक क्वेश्चन ज़रूर आया है एक्सपोर्ट ऑफर वाला। ठीक है, तो वो भी सॉल्व करके देंगे आपको, तो आप सीख जाओगे। कभी कभी ऐसा एक क्वेश्चन होता है, बट उसके चक्कर में हम ये नहीं सोचते कि हम और 100 सवाल कर ले दूसरे कोई एग्ज़ाम का, क्योंकि कौन सा आने वाला है तो नहीं पता है ना दूसरे एग्ज़ाम का। तो आपको उन क्वेश्चंस को ऑप्शन में निकालने का प्लान बनाना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली वे आउट। तो उसको हेज करने के लिए एक ही तरीका होता है कि थ्योरी को भी अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक है, तो थ्योरी उतना नहीं पढ़ना पड़ता है, बट उसके अगेंस्ट में कोई दूसरे एग्ज़ाम का कितना क्वेश्चन आप करोगे इसका कोई सीमा नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं, राइट। और इंटर में कोई दूसरे एग्ज़ाम का पुराना सिलेबस का फाइनल का क्वेश्चन यदि आ रहा है तो आप थोड़ी ना इंटर में बैठे बैठे फाइनल का पढ़ाई कर लोगे। ऑल राइट, तो ये एक चैलेंज थोड़ा सा अपने एग्ज़ाम में है जिसको आपको ओवरकम करना सीखना है, और वो सिलेक्शन से हो जाता है, और पूरा कवरेज करके जाते हो तो वो मैच हो जाता है। ऑल राइट, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम लोग को तो वो सब क्वेश्चन भी कराइए, तो आप कमेंट में लिखिए वीडियो के, है ना। तो मैं देखूंगा कितना जन करना चाहता है, उसके हिसाब से कोई डिसीजन लूंगा। कितना जन करना चाहता है, 1 2 3 4 10 100 50 500, तो वो देखूंगा। बट उसमें से फिर आएगा कि नहीं वो तो मेरे को भी नहीं पता है, पता चला और कोई पुराना वाला आ गया तो वो अलग चीज़ है, वो रिस्क लेना पड़ेगा फिर। समझ गए? चलो आप, तो पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू में पहला सवाल है, पीरियड ऑफ लॉस रेलेवेंस इज द डैश ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये कौन सा स्टेज है वो पूछ रहा है। इसका आंसर है 3rd स्टेज। अगर आप प्रिपेयर किए तो आपको याद होगा कि 1st स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज, 4th स्टेज में अलग अलग आइडियाज़ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स भी इनोवेट हुए हैं। तो वो अपने प्रिपेयर किए थे जब चैप्टर 1 पढ़े थे, तो उसी पे ऊपर क्वेश्चन आया है। तो ये एमसीक्यू बैंक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब आपका ये क्लास हुआ था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो उस समय मैंने जो पढ़ाया था उसमें से जो आगे आ गया ठीक है, बट मैंने एग्ज़ाम के पहले यूट्यूब में ना एक वीडियो डाला था जिसका नाम था मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमसीक्यू बैंक। आपने वो वीडियो देखा कि नहीं मेरे को नहीं पता। तो उस वीडियो के साथ एक पूरा एमसीक्यू बैंक दिया गया था, समझ गए क्या? तो वो बैंक में जो जो क्वेश्चन मैच हुए उसका मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिखा है, ये वाला वीडियो का बात हो रहा है। ठीक है, तो एनीवे अगर आपका फ्यूचर में एग्ज़ाम है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। एमसीक्यू को ना प्रिपेयर करके जाना पड़ता है, और एमसीक्यू का
पूरा बैंक का जो PDF है वो वीडियो के साथ दिया हुआ है। अगर आप हमारे स्टूडेंट है तो सब ड्राइव में मिलेगा, क्लास में मिलेगा, अगर आपने उसका क्लास नहीं किया हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एलोकेशन अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो पहले एक्टिविटीज़ का कॉस्ट, फिर एक्टिविटीज़, फिर ड्राइवर, नहीं, कॉस्ट ड्राइवर से फिर एक्टिविटी, नहीं, एक्टिविटीज से कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, फिर कॉस्ट ड्राइवर, फिर एलोकेशन, यस, सी नंबर इज करेक्ट। फिर एक्टिविटी के बाद सीधा ड्राइवर नहीं आता, पहले कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी आता है जिसको कॉस्ट पूल बोलते हैं, फिर कॉस्ट ड्राइवर फाइंड करते हैं, फिर एलोकेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AXR लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हैज अ ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन सेल्स आर 20 लाख एंड फिक्स कॉस्ट इज 8 लाख, सेलिंग प्राइस इज 5, PV रेशियो विल बी। तो ब्रेक इवन सेल्स हम लोग को मालूम है 20 लाख विच इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय PV रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट इज 8 लाख, PV रेशियो हम लोग को मालूम नहीं, तो PV रेशियो निकाल कर हम लोग देखेंगे तो 8/20 करने से आंसर आ रहा है 40%। तो इसमें आप देखो सेलिंग प्राइस कोई काम नहीं आया, और जो भी बिना काम का इंफॉर्मेशन है जो हम लोग को काम आता ही नहीं उसे हम क्या कहते हैं, याद है, चुड़ैल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, The difference in total cost that results from two alternative courses of action. Difference in total cost को differential cost बुलाते हैं, right? Relevant cost तो नहीं बुलाते, percentage cost भी नहीं बुलाते, marginal cost, total cost का difference को नहीं बुलाते, it is cost, one unit of cost का difference. The answer is differential cost. A new product is expected to generate the following profits or losses. इसमें क्या बोल रहा है, न्यू प्रोडक्ट है जिसमें एक्सपेक्टेड है कि ये सब प्रॉफिट और लॉस आएगा। तो प्रॉफिट और लॉस उसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो बस प्रॉफिट लॉस इनटू प्रोबेबिलिटी करके ऐड कर देंगे, तो आंसर आ रहा है 27,000। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, डिवीजन ए ट्रांसफर्स इट्स आउटपुट टू डिवीजन बी एट वेरिएबल कॉस्ट। वंस अ ईयर ए चार्जेस फिक्स्ड फी टू बी रिप्रेजेंटिंग एन अलाउंस फॉर एज फिक्स कॉस्ट। अगर आपको याद आ रहा हो तो देर इज अ मेथड कॉल्ड एज टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इज कॉल्ड एज टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग। So there is something called as dual pricing also. What is dual pricing? Dual pricing होता है जहां पर ट्रांसफरर जब ट्रांसफर करेगा तो ट्रांसफर प्राइस विल बी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बट जब ट्रांसफरी रिकॉर्ड करेगा तो ट्रांसफर प्राइस विल बी कॉस्ट। समझ गए? और नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस तो बार्गेन करके होता है, परसेंटेज बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग गोल कॉन्ग्रुएंसी से आता है। तो ये जो क्वेश्चन है अगेन ये सब MCQ बैंक में था, ठीक है, और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी MCQ बैंक का क्वेश्चन है, और ये वाला तो नहीं भी है, तो इतना इजी क्वेश्चन है कि फर्क ही नहीं पड़ता। फिर ABC लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू डायरेक्ट लेबर फॉर प्रोडक्ट X फॉर द मंथ ऑफ March 25। स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज 8, एक्चुअल रेट पर आवर इज 8.4। Standard hours allowed for actual production is 2000 hours. Efficiency variance is given. Actual hours is what? तो efficiency variance का फॉर्मूला में डालो, स्टैंडर्ड आवर्स 2000 है, एक्चुअल आवर्स निकालना है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर 8 है, तो फॉर्मूला आप में बैठाओगे, आप सॉल्व करोगे तो एक्चुअल आवर आ रहा है 2200, और एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स है तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्चुअल आवर्स एडवर्स ही होगा, मतलब एक्स्ट्रा ही होगा, 2000 से ज़्यादा होगा, तो 2200। तो आदमी प्लस माइनस में गड़बड़ाता है तो 1800 भी आंसर निकाल के बैठ जाता है, और स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट में गड़बड़ाता है तो और अलग आंसर निकाल के बैठ जाएगा। तो अगेन ये क्या है, चुड़ैल, चुड़ैल से बचो। एक बार आजा 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 आजा, गले लगा जा, जैसे गले लग जाओगे इसके सम रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, द टर्म बजट स्लैक। बजट स्लैक क्या होता है? तो ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि जब अपने बजट बनवाते हैं मैनेजर से पूछ के, आदमियों से पूछ के, तो वो जानबूझ के आसान बजट बनाता है कि उसको करना इजी लगे, वो एक्स्ट्रा जो डलवा देता है उसे कहते हैं बजट स्लैक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन बजट आउटपुट एंड ब्रेक इवन आउटपुट, नो। एडिशनल कैपेसिटी विच कैन बी बजट फॉर, नो। एक्सटेंडेड लीड टाइम बिटवीन द प्रिपरेशन ऑफ फंक्शनल बजट एंड मास्टर बजट, नो। डेलिब्रेट ओवर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड अंडर एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू इन अ बजट, ये सही है। कॉस्ट को बढ़ा ले
जिससे कि काम करना आसान लगे और रेवेन्यू घटा ले, जिससे कि मेहनत कम करना पड़े, राइट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसमें क्या बोल रहा है? assumes optimization of part will optimize the whole, बोल रहा है it is not the characteristic of traditional responsibility accounting। तो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक जो नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अज्यूम करता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पार्ट विल ऑप्टिमाइज द होल, ठीक है। बोल रहा है कौन सा अजम्पशन नहीं है वो बताना है। फिर अज्यूम इंडिपेंडेंस ऑफ द पार्ट, पार्ट माने होता है डिवीजन, वर्ड पार्ट माने डिवीजन, ठीक है, मतलब एक सेपरेट डिपार्टमेंट, उसको वर्ड पार्ट बोल रहा है। अज्यूम कर रहे इंडिपेंडेंस ऑफ द पार्ट, तो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग तो यही बोलता है ना, सब रिस्पॉन्सिबल है, इंडिपेंडेंट है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये भी बोलता है कि आप डिविजन्स को ऑप्टिमाइज कर लो तो ओवरऑल ऑप्टिमाइज हो जाओगे। फिर प्लेसेस इम्फोसिस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, ये भी करता है वो, जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड होते हैं उनका परफॉर्मेंस बोलता है चेक करो। अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल द प्रोसेसेस, नहीं, ये प्रोसेसेस को कंट्रोल नहीं कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट कॉस्ट कंट्रोल और प्रोसेस कंट्रोल, इट्स अबाउट डिवीजन के ऊपर हम लोग कितना इंडिपेंडेंस डाल रहे हैं। तो इसका आंसर है डी, राइट। इसका आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट, एक्चुअली क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी एमसीक्यू बैंक में था। द फॉलोइंग रेशियोज हैव बीन कैलकुलेटेड फॉर अ कंपनी। ग्रॉस प्रॉफिट 42%, ऑपरेटिंग मार्जिन इज 28%, डेट बाय इक्विटी गियरिंग रेशियो इज गिवन, एसेट टर्नओवर इज गिवन। सो व्हाट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द कंपनी? तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए वो डू पॉइंट यूज करना पड़ेगा। तो डू पॉइंट के हिसाब से अगर आप जाओगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर करोगे, आंसर आ जाएगा। डू पॉइंट के हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि एसेट टर्नओवर दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर। तो ये कितना आ रहा है देखो, 65 इंटू 28, 0.65 इंटू 28 कर रहे हैं तो 18.2, राइट। तो अगेन ये डू पॉइंट का क्वेश्चन था और इस तरह का कुछ आइडिया अपने पास था पहले से। कोई ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन मैच करेगा तो वही सही तरीका पढ़ने का, ऐसा नहीं होता है, अपना बुद्धि यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखो चुड़ैल, ये गियरिंग रेशियो, जीपी, समझ रहे हैं, तो ये सब बिना काम के इंफॉर्मेशन है। फिर क्या कह रहा है, XYZ मेक्स अ स्पेशल गैजेट फॉर द कार इट मैन्युफैक्चर्स, ये भी MCQ बैंक का क्वेश्चन है। द मशीन फॉर द गैजेट वर्क्स टू फुल कैपेसिटी एंड इनकर 15 लाख एंड 40 लाख रेस्पेक्टिवली एज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। If all the gadgets were purchased from an outside supplier, the machine could be used to produce other items which would otherwise earn contribution of 25 lakh. What is the maximum price that XYZ should be willing to pay to the outside supplier for the gadget? Assume there is no change in fixed cost. तो मैक्स प्राइस निकालने के लिए जो हम आउटसाइड को दे सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू आवर नेट रेलिवेंट कॉस्ट एंड दैट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट मीन्स इट इज़ 15 लाख प्लस 25 लाख। क्योंकि हम बाहर से खरीद भी लेंगे तो फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा, तो वो कॉस्ट तो अपना लगना ही है। तो बाहर से खरीदने के कारण एक तो हम लोगों का वेरिएबल कॉस्ट बचेगा और हम लोग के पास जो कंट्रीब्यूशन हमारा लॉस्ट हो रहा था वो नहीं होगा। मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको और भी एंगल से सोच सकते हैं कि अगर हम घर पे बनाते, इफ़ वी मैन्युफैक्चर, तो कॉस्ट क्या आएगा? 15 आएगा। इफ़ वी परचेज तो क्या होगा? तो परचेज करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं लग रहा है ये वाला, बट परचेज प्राइस लग रहा है, बट एक इनकम आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आएगा विच इज़ 25 लाख, ठीक है। तो अब बात हो रहा है कि परचेज प्राइस कितना आप पे करोगे। इस परचेज का जो परचेज प्राइस है, परचेज कॉस्ट, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना दोगे? तो कॉन्सेप्ट इसका रेलिवेंट कॉस्ट से या डिफरेंशियल कॉस्ट से है। तो रेलिवेंट कॉस्ट
का कॉन्सेप्ट बोलता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और डिफरेंशियल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बोलता है कि दोनों सिचुएशन में प्रॉफिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या आ रहा है, -15, और यहाँ पे आ रहा है प्रॉफिट +25। तो दोनों का डिफरेंस इन प्रॉफिट क्या होगा, डिफरेंस इन प्रॉफिट इज 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 40। तो ये 40 ही हमारा मैक्स प्राइस है, मतलब डिफरेंशियल कॉस्ट इज द अल्टीमेट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फैक्ट्री इज मेकिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट वेयर लर्निंग कर्व रेशियो ऑफ 80% and 90% respectively apply for two equally paid workers A and B. Which of the following statements hold good for the factory? Which of the following statements hold good for the factory? तो बोल रहा है लेबर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फोर्थ प्रोडक्ट विल बी मोर फॉर ए। तो ए में ज़्यादा होगा क्या, एक्चुअली लर्निंग कर्व रेशियो 80% है, मतलब यहाँ इम्प्रूवमेंट ए में 20% करके आ रहा है और बी में 10% करके आ रहा है। तो ए का लर्निंग बेटर है, मतलब ए का कॉस्ट कम होगा। तो यहाँ पे विल बी मोर फॉर ए रॉन्ग, विल बी मोर फॉर बी राइट, सेम फॉर फोर्थ प्रोडक्ट रॉन्ग, नथिंग कैन बी सेड, ऑब्वियसली रॉन्ग। ठीक है, तो आंसर इज बी। तो इसको प्रूव करने के लिए भी यहाँ पे वर्किंग दिया है कि ए में अगर फोर्थ यूनिट पे जाएंगे तो एवरेज आ रहा है 10, 8 और 6.4, और बी में आ रहा है 10, 9 और 8.1। तो किस में ज़्यादा आ रहा है, जिसका 90% है। नॉर्मली मार्क्स जब आता है तो बोलते हैं 90% अच्छा है, बट लर्निंग रेट में 90% खराब है। जितना लर्निंग रेट कम हो तो इसका मतलब उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑपरेटिंग एसेट इन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉम्पिटिशन? तो इन्वेस्टमेंट के कंपटीशन में ऑपरेटिंग एसेट किसको मानेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट का काउंटिंग में किसको ऑपरेटिंग एसेट माना जाए? तो इसका आंसर होगा कि किसको इंक्लूड करना है, आंसर होगा लैंड। क्या आपका ऑपरेटिंग एसेट है लैंड? ऑपरेटिंग एसेट मतलब जो रोज रोज के बिजनेस में काम आ रहा है, एक तरह से वर्किंग कैपिटल का ही बात हो रहा है। ठीक है, तो लैंड बीइंग हेल्ड फॉर प्लांट एक्सपेंशन, तो लैंड तो ऑपरेटिंग एसेट नहीं, नॉन ऑपरेटिंग एसेट है। ट्रेजरी स्टॉक, इसको लेके डाउट आता है, ये क्या है ट्रेजरी स्टॉक, इसको ऑपरेटिंग एसेट बोलेंगे क्या? तो ट्रेजरी स्टॉक होता क्या ये नहीं समझ में आता है। ट्रेजरी स्टॉक होता है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो है। तो वो आपके बिजनेस में तो नहीं लगा हुआ है, वो तो किसी और के बिजनेस में जाके इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसको नॉन ऑपरेटिंग एसेट बोलेंगे। ट्रेजरी स्टॉक को ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की तरह लिंक नहीं करें। ट्रेजरी स्टॉक मतलब ये समझ रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं हम लोग। अब यहाँ पे ये लिखा नहीं कि लॉन्ग टर्म है कि करंट इन्वेस्टमेंट है, तो एक डाउट आता है यहाँ पे। करंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप टिक मार सकते हो, बट क्या है ना, जब डाउट आता है तो मोर ऑब्वियस आंसर देखना चाहिए। तो नेक्स्ट है अकाउंट्स रिसीवेबल, ये ज़्यादा ऑब्वियस आंसर है कि ये तो ऑपरेटिंग एसेट है ही है और अपने को तो एक ही चुनना है। और कॉमन स्टॉक मतलब होता है इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे ऑब्वियस आंसर अकाउंट्स रिसीवेबल है। यहाँ पे डाउट होता है कि करेंट है कि नॉन करेंट है, तो अज्यूम कर लिया कि ये ट्रेजरी स्टॉक है, तो मान लो कुछ नॉन करेंट होगा। क्यों, कोई पता नहीं है एक्चुअली। ट्रेजरी मतलब तो होता है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया होगा, ऐसा कुछ, राइट। नेक्स्ट 14 नंबर में क्या बोल रहा है, इन अ कंट्रोल रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स it is mentioned as indirect material are 1000, अच्छा, indirect labor as 900, okay, overtime charges as 100, okay, depreciation on equipment 500, okay, allocated factory overheads are 38% of factory space, 4300, मतलब एलोकेट होके आया है, मतलब किसी बिग पूल से अमाउंट पे हो गया, फिर इसमें कितना स्पेस यूज हुआ है उसको एलोकेट कर रहे हैं। एलोकेट ओवरहेड्स ऑफ रिपेयर शॉप, ठीक है, रिपेयर शॉप इज 1200 एंड 62% ऑफ रिपेयर्स इन रिपेयर शॉप डन फॉर डिपार्टमेंट एक्स। तो ये 1200 जो है इट इज इक्वल टू 62% ऑफ रिपेयर्स, मतलब टोटल रिपेयर कॉस्ट जो भी रहा होगा उसका 62% इज 1200, और टोटल रेंट जो रहा होगा उसका 38% इज 4300। तो ये सब एलोकेट हो क्या है,
ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, डिटरमाइन टोटल कॉस्ट ट्रीटिंग डिपार्टमेंट एक्स एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और ये भी एमसीक्यू बैंक का है, बट क्या है इसमें ट्विस्ट है। अगर हम डिपार्टमेंट एक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मान के उसका टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो जो डिपार्टमेंट एक्स का ही स्पेसिफिक कॉस्ट है वही लेंगे, जो एक्स के कारण नहीं लग रहा और एक्स के हाथ में कंट्रोलेबल होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें कि एक्स के हाथ में क्या क्या कंट्रोलेबल होगा, तो एक तो उसका इनडायरेक्ट मटेरियल कंट्रोलेबल रहेगा, इनडायरेक्ट लेबर कंट्रोलेबल रहेगा, ओवर टाइम चार्जेस कंट्रोलेबल रहेगा। नॉर्मली डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होता है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट हेड। मशीन लाया हुआ आप नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी डेप्रिशिएट होगा। तो ये तीन तो कंट्रोलेबल है 2000 का। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो फैक्ट्री स्पेस के हिसाब से एलोकेट कर दिया, तो पूरा फैक्ट्री का ओवरहेड वो बेचारा डिपार्टमेंट एक्स कैसे कंट्रोल करेगा, तो वो नहीं आना चाहिए। और रिपेयर शॉप का 1200 रुपीज़ जो है वो बोल रहा है उतना अमाउंट का है, 62% रिपेयर्स इन रिपेयर शॉप इज डन फॉर डिपार्टमेंट एक्स। तो वो उतना अमाउंट का है जो रिपेयर्स यही कराता है, मतलब डिपार्टमेंट एक्स वाला जाके कहीं रिपेयर करवाता है तो उसका जो 62% वर्क वो कराया उस रिपेयर शॉप में, उसका कॉस्ट बता दिया गया 1200। तो अगर ये ज़्यादा रिपेयरिंग करवा रहा है तो रिपेयर कॉस्ट इसके ऊपर ज़्यादा एलोकेट हो रहा है, अगर रिपेयरिंग ही नहीं कराता तो कॉस्ट एलोकेट नहीं होता। तो आप देखिए रिपेयर कॉस्ट, सिंस रिपेयर एक्टिविटी इज कंट्रोलेबल, रिपेयर एक्टिविटी इज कंट्रोलेबल बाय डिपार्टमेंट एक्स, तो इसलिए इसका 1200 डालना है। तो आप अगर ब्लैंकेट ओपिनियन बना दोगे ना कि एलोकेटेड ओवरहेड्स नहीं आता है तो आप ये समझ नहीं कर पाओगे। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि कौन सा कंट्रोलेबल है कौन सा अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, तो कंट्रोलेबल बाय डिपार्टमेंट एक्स से बोलकर ये रिपेयर कॉस्ट आएगा। और डेप्रिसिएशन जो होता है भले ही हमारे डिपार्टमेंट का है बट ये कंट्रोलेबल नहीं, आप रोक नहीं सकते इसको। समझ पा रहे होंगे, इतना तो एसेंस आ रहा होगा कि इसको रोक नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो बाकी ये चार आइटम को जोड़ के 3200 आ रहा है, दैट इज द आंसर। फिर वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म नीडेड व्हाइल यूजिंग द क्राइटेरियन ऑफ, कौन सा क्राइटेरिया? सो इसमें क्या बोल रहा है फिर से पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इज नीडेड व्हाइल यूजिंग द क्राइटेरियन ऑफ, it is actually needed for Hurwitz criteria and Hurwitz criteria is also called as criteria of realism। ठीक है, आप ऐसे मैक्सिमिन मिनीमैक्स वाला पढ़े हो और हर्विक्स भी पढ़े हो, तो हर्विक्स क्राइटेरिया को रियलिज्म क्राइटेरिया भी बोलते हैं। अब ये कहाँ से पता चलता है? सब एमसीक्यू बैंक से पता चलता है। ऑलराइट, अब आगे का जो है वो मैं इनवाइट करूँगा हमारे प्रिय स्टूडेंट को, जो है राहिल सिंघल, ऑल इंडिया रैंक 44। वो आपको आके आगे का कंप्लीट कराएंगे। उनके स्ट्रेंथ को भी आप कंज्यूम करने का कोशिश करिए, देखिए कि उनका रैंक किस लिए आया था, है ना, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट कैसा था, वे ऑफ एनालिसिस कैसा था, वो रिफ्लेक्शन आप अपने इस कंटेंट में देख पाएंगे। अदरवाइज आप खाली रैंक होल्डर को क्या ज्ञान देता हुआ सुनते हो ना, बट यहाँ पे उनके व्यू पॉइंट को देखोगे कि वो सब्जेक्ट को कैसे ग्रास्प करते हैं। और राहिल जब एग्ज़ाम दिए थे तब उनके सिलेबस में एमए नहीं था, बट फिर भी आपको गाइड करने के लिए उन्होंने इस सब्जेक्ट की तैयारी की, इस पेपर को सॉल्व करने के पहले काफ़ी पढ़ा। एमसीक्यू बैंक भी आपको उन्होंने ही बना के दिया और एट द सेम टाइम अब ये आगे का भी वो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आइए बुलाते हैं राहिल भैया को। नमस्कार दोस्तों, हालचाल मस्त, दिमाग ठीक, तबीयत फ्रेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पेपर को धुलाई करना। सतीश सर ने एमसीक्यूज को अच्छे से आप लोगों के साथ एनालाइज करवा लिया है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 2A, The business world has radically changed from what it used to be a few decades ago, and accordingly the role of the management accountant has also changed significantly. In this context, illustrate the functions of management accountant in a dynamic business world.
क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें मैनेजमेंट अकाउंटेंट के फंक्शंस बताने हैं। तो सबसे पहला फंक्शंस क्या क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट की काम क्या है, प्लानिंग करना, अकाउंटिंग करना कि कितना सेल्स करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, उस सेल्स पे हमें कितना प्रॉफिट अर्न करना है, तो प्लानिंग करते हैं। सेकंड, एक बार प्लान हो गया तो फिर हम कंट्रोल करते हैं, हम देखते हैं कि जो भी हमने प्लान किया है क्या हम उसके अकॉर्डिंग चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। थर्ड, रिपोर्टिंग, हमने कंट्रोलिंग किया, फिर हमें पता चल गया कि हमने जितना सोचा था उससे हम हो सकता है कि वैसा नहीं काम कर पा रहे हैं, तो जो डेविएशन है उसे मार्क करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाना ताकि काम स्मूथ वे में एग्जीक्यूट होता चला जाए। कम्युनिकेशन, अपने सुपीरियर्स को हमें कम्युनिकेट करते रहना है विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स वगैरह। फाइनेंशियल इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन, जो भी हमने इवैल्यूएशन किया है उससे हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ करेंगे और बाकी जो रिजल्ट्स होंगे वो अपने सुपीरियर्स को और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को भी कम्युनिकेट करेंगे। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, देखेंगे कि हमने जो भी प्रॉफिट्स कमाए हैं उसके हिसाब से हमने टैक्स पेमेंट किया है कि नहीं, जो एडवांस टैक्स की कंप्लायंस है उन सबको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज अ प्योर थ्योरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2B, hot and cold, a FMCG company manufactures and sells 3 flavors of ice cream: dark chocolate, chocolate and butterscotch. The batch size for the ice cream is limited to 1000 ice cream based on the size of the fridge and ice cream molds owned by the company. Based on budgetary projection, the information listed is below is given. ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, जिससे हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन किस चैप्टर्स को बिलोंग करता है। With the traditional system, using direct labor hours as the overhead allocation base means ABC का लग रहा है क्वेश्चन, तो क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम भी लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ABC वर्ड भी यूज्ड है, मीन्स पक्का ये क्वेश्चन किसका है, ABC कॉस्टिंग का। तो सबसे पहला, ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है पर 1000 आइसक्रीम। देखिए बहुत ज़रूरी है इस बात का ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में सिर्फ चॉकलेट के लिए बोला गया है, बट यहाँ पे डेटा डार्क चॉकलेट, चॉकलेट, बटरस्कॉच तीनों के लिए गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ चॉकलेट के लिए कैलकुलेट करेंगे, सबके लिए नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से हमें क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1000 आइसक्रीम का। तो चॉकलेट में डायरेक्ट मटेरियल है पर यूनिट में 15, तो 1000 यूनिट्स में कितने होंगे, 15000। डायरेक्ट लेबर में पर यूनिट है 2 रुपीज़ की कॉस्ट, तो 1000 यूनिट्स में 2000। अब ओवरहेड्स के लिए क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें डायरेक्ट लेबर आवर्स को एलोकेशन बेस मानना है। तो हमारी ओवरहेड कॉस्ट कितनी है टोटल मिलाकर, 2 करोड़ 10 lakhs प्लस 1 करोड़ 50 lakhs, दैट इज 3 करोड़ 60 lakhs। तो इन 3 करोड़ 60 lakhs को मुझे डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे एलोकेट करना है। डायरेक्ट लेबर आवर्स पहले निकालने पड़ेंगे। देखिए 20 है पर 1000 यूनिट के लिए, डार्क चॉकलेट के लिए। तो अगर 1000 यूनिट्स के लिए 20 है तो 5 लाख यूनिट्स के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड निकाल लेते हैं। 5 लाख अपॉन 1000 इंटू 20। एकदम जब हम छोटे थे तो हमने ये पढ़ा था यूनिटरी मेथड, बस वही यूज कर रहा हूँ। ये 10,000 लेबर आवर्स। सिमिलरली इसका भी निकल जाएगा, 8 lakhs डिवाइडेड बाई 1000, और 1000 यूनिट्स के लिए 10 आवर्स लग रहे हैं, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 8 lakhs अपॉन 1000 इंटू 10, दैट इज 8000 आवर्स। और लास्ट में यहाँ पे 6 lakhs आइसक्रीम है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 10, 6000 लेबर आवर्स। तो पता चल गया कि डार्क चॉकलेट में 10,000 लेबर आवर्स लगते हैं, चॉकलेट में 8000 और बटरस्कॉच में 6000। इसी रेशियो में एलोकेट करना है। तो रेशियो क्या है, 10,000 इज टू 8000 इज टू 6000, दैट मीन्स 10 इज टू 8 इज टू 6। सिंप्लीफाई करें तो अब ये 3 करोड़ 60 lakhs को मुझे 10 इज टू 8 इज टू 6 के रेशियो में बांटना है।
तो हमारा ये जो चॉकलेट आइसक्रीम है इसके लिए ओवरहेड कॉस्ट क्या होगी? ओवरहेड कॉस्ट 3,60,00,000 डिवाइडेड बाय 10 + 8 + 6 24 इंटू चॉकलेट के लिए कितना है? सिर्फ 8 वाला कॉम्पोनेंट है तो 8 के साथ मल्टीप्लाई, ये होगा हमारे लिए 1,20,00,000। बट ये 1,20,00,000 जो है पूरे फिगर के लिए है, पूरे के पूरे 8 लाख वाले फिगर के लिए। मुझे सिर्फ 1000 यूनिट्स के लिए चाहिए। तो 1000 यूनिट्स के लिए निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले तो 8 लाख से डिवाइड करना होगा। तो 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, और फिर हम पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तब जाके मुझे 1000 आइसक्रीम का पता चलेगा ओवरहेड कॉस्ट। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 1000, दैट इज 15,000। बस पुट कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल 15,000, डायरेक्ट लेबर 2000, और इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 15,000। मैंने फेयर में अलग अलग किया है, बट आप साथ में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 15 + 2 + 15 दैट इज 32,000। सेल्स आपको गिवन है कि पर यूनिट आप 75 रुपीज़ में सेल करने वाले हो। तो जब पर यूनिट में 75 में सेल करूंगा तो सेल्स रेवेन्यू हो जाएगी 75 × 1000, 75,000। कॉस्ट है 32,000, सेल्स वैल्यू है 75,000, बस माइनस कर दीजिए। 75 - 32 43,000, ये आ गया प्रॉफिट। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन एज पर पार्ट ए। अब पार्ट बी में क्या बताया गया है? विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर द चॉकलेट आइसक्रीम कंप्यूट द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना है। अब फ्रिज आवर्स, फ्रिज में 2,10,00,000 रुपीज़ की ओवरहेड कॉस्ट लग रही है, और फ्रिज आवर्स कितना है टोटल? 1900 फ्रिज आवर्स है। तो पर फ्रिज आवर्स पता चल जाएगा मेरे को। देखिए पर फ्रिज आवर पहले निकाल लेते हैं। 2,10,00,000 डिवाइडेड बाय 1900, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दिस इज 11052.63। अब हमें सिर्फ पर 1000 आइसक्रीम्स के लिए ही निकालना है सारा डेटा। तो ये एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट आ गया फ्रिज आवर्स का। पैकेजिंग का भी हम निकाल लेते हैं। 1,50,00,000 डिवाइडेड बाय 950, 15,789.47। बस एकदम एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट तो ऐसे ही निकालेंगे ना, कि टोटल जितना कॉस्ट लगा है डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी। अब कंप्यूट द एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट पर 1000 आइसक्रीम, और सिर्फ चॉकलेट के लिए निकालना है इसे भी। तो पर 1000 आइसक्रीम के लिए हम कितना फ्रिज आवर्स यूज कर रहे हैं? एक फ्रिज आवर्स, तो ओवरहेड कॉस्ट इतनी लगनी चाहिए। फ्रिज के लिए तो 11052.63 लगेगी। पैकेजिंग में देखते हैं कितने आवर्स हैं। पैकेजिंग में है 0.5 आवर्स, तो ये पर आवर का है। तो 0.5 के लिए क्या करेंगे? 0.5 के साथ मल्टीप्लाई, तो 15,789.47 इंटू 0.5 दैट इज 7894.735। बस इन दोनों को टोटल कर देंगे तो हमें टोटल ओवरहेड कॉस्ट पता चल जाएगा पर 1000 आइसक्रीम का। 11052.63 + 7894.735, यह है 18947.365 अप्रॉक्स। तो ये ओवरहेड कॉस्ट है 1000 चॉकलेट आइसक्रीम के लिए। देखिए ये, बस इसको 0.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये फिगर मिल गया हमें। तो टोटल वैल्यू आ गई। डायरेक्ट मटेरियल वही 15,000 जो लग रहा था वही लगेगा, डायरेक्ट लेबर 2000, ओवरहेड यहाँ पे अब चेंज होगा तो 18,950 टोटल कॉस्ट आ गई। सेल्स में से माइनस किया तो हमें बैलेंसिंग फिगर जो है वो हमारा प्रॉफिट मिल गया। एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Color paints is a manufacturer of industrial dyes. It can produce and sell at its maximum capacity of 20,000 liters. Sales price is 100 per liter. Present sales are 15,000 liter.
तो एक ग्लैंस लेने से ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग का है, मीन्स लग रहा है अभी तक तो। चलिए हम आगे देखते हैं रिक्वायर्ड क्या है। द कंपनी इज इन डिलेमा एज टू वेदर टू एक्सेप्ट द ऑर्डर फॉर 10,000 लीटर और टू यूज द प्रेजेंट कैपेसिटी ऑफ 5,000 लीटर। मीन्स ये पक्का मार्जिनल कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग का, क्योंकि यहाँ पे हमें इवेल्युएट करना है अलग अलग ऑप्शंस को। तो एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है ये। अब करंट कॉस्ट स्ट्रक्चर को पहले ब्रेक करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल है 30% ऑफ सेल्स, सेल्स की वैल्यू है 100, तो डायरेक्ट मटेरियल 30 रुपीज़ हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर 20% ऑफ सेल्स है तो 20 हो जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड्स 20 पर लीटर है तो ये 20 रहेगा। प्रॉफिट गिवन है, तो क्या हम बैलेंसिंग फिगर से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये सारे वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके आपको क्या मिल रहा है? 30 + 20 + 20 दैट इज 70। तो सेल्स है 100, वेरिएबल कॉस्ट है 70, माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आया 30। अब कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट मिलता है। तो कंट्रीब्यूशन है 30, फिक्स्ड कॉस्ट पता नहीं बट प्रॉफिट पता है कि प्रॉफिट है 15। दैट मीन्स ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये 15 का ही होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है 15 रुपीज़, बट हम क्या फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट लेते हैं? नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा हम टोटल में लेते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी हम 15,000 लीटर ऑपरेट कर रहे हैं, तो 15,000 लीटर्स इंटू पर यूनिट है 15, दैट मीन्स 2,25,000 ये हमारी हो जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। अब क्वेश्चन में आगे में बता रहा है टू प्रोड्यूस ओवर 20,000 लीटर्स एंड अप टू अनदर 10,000 लीटर्स some balancing equipment are to be installed at a cost of 10 lakh rupees and the same will have a lifespan of 10 years। अगर हम 20,000 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो हमें एक इक्विपमेंट लेना पड़ेगा 10 लाख रुपीज़ का, जो कि हमें 10 साल तक वैल्यू देगा, मीन्स 10 ईयर्स तक हम उसे यूज़ कर पाएंगे। दैट मीन्स पर ईयर 1 लाख रुपीज़ का डिप्रिसिएशन का एक एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारे ऊपर आ जाएगा। तो एडिशनल डिप्रिसिएशन कॉस्ट, और ये फिक्स नेचर का ही होगा, 10 lakhs अपॉन 10। अगर हम 20,000 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो पर ईयर हमें 1 लाख रुपीज़ का एक एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट बियर करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन का। क्यों? क्योंकि हमें मशीन लानी पड़ेगी। द प्रेजेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर इज एस्टिमेटेड टू गो अप ड्यू टू प्राइस एस्केलेशन एज अंडर। बता रहा है कि प्रेजेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ने वाला है, मीन्स चीज़ों के दाम बढ़ने वाले हैं। 10% इन डायरेक्ट मटेरियल्स फ्रॉम इट प्रेजेंट लेवल ऑफ 30%, प्रेजेंट से 10% बढ़ जाएगा। तो प्रेजेंट मटेरियल की वैल्यू है 30, 10% बढ़ जाएगा, दैट मीन्स ये 33 हो जाएगा पर यूनिट। 25% इन डायरेक्ट लेबर फ्रॉम प्रेजेंट लेवल ऑफ 20%, तो अभी 20 रुपीज़ है, इसमें 25% बढ़ जाएगा, मीन्स 25 हो जाएगा पर यूनिट। 50,000 इन फिक्स्ड ओवरहेड्स पर ईयर, तो अभी फिक्स्ड ओवरहेड कितनी है? 2,25,000 और 50,000 बढ़ जाएगी, तो 2,25,000 प्लस 50,000 दैट इज 2,75,000। There is a proposal from a customer to take 10,000 liters additionally over the present level of output on a long term basis at a price of 90 per liter। एक कस्टमर है जिसने हमें 10,000 लीटर्स खरीदने के लिए एक प्रपोजल दिया है, और वो किस प्राइस पे? 90 रुपीज़ पर लीटर पे। तो अगर हम उसका ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो हमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे? 15,000 तो हम अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट सेल्स है 15,000, और अगर उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम तब बनाने लगेंगे 25,000 लीटर्स। दैट मीन्स वी आर गोइंग बियॉन्ड 20,000 लीटर्स। 20,000 लीटर्स को हम जैसे ही क्रॉस करते हैं तो हमें इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट एडिशनल वाली एप्लीकेबल हो जाएगी, एडिशनल डिप्रिसिएशन एप्लीकेबल।
Apart from the investment of 10 lakhs, fixed overheads will go up by 50,000 due to additional administrative expenses. और अगर इस ऑफर में जाते हैं तो 50,000 रुपीज़ और फिक्स्ड कॉस्ट देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा. तो फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे ही बढ़ के 275 हो गई है और 50,000 देनी पड़ेगी. मीन्स एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे और लगेगा 50,000 का. द कंपनी इज इन डिलेमा as to whether to accept the order for 10,000 liters or to use the present capacity of 5,000 liters, for which there will be an additional selling expense of 50,000. कंपनी ये दुविधा में है कि मैं क्या करूं, 10,000 लीटर्स वाला ऑफर एक्सेप्ट करूं या फिर जो मेरे पास अभी शॉर्टफॉल है 5,000 की. हमारे पास कैपेसिटी 20,000 की है, हम 15,000 ही बना रहे हैं, मीन्स शॉर्टफॉल है 5,000 का. तो इस 5,000 से मैं क्या कर सकता हूँ और सेल्स कर सकता हूँ 5,000 यूनिट्स के लिए. बस उसमें मेरे को एडिशनल सेलिंग एक्सपेंस देने पड़ेंगे 50,000 के. मीन्स अगर मैं और अपनी 5,000 की कैपेसिटी को बढ़ा लेता हूँ तो जो 10 लाख का फिक्स कॉस्ट था वो नहीं देना पड़ेगा, बट एडिशनल सेलिंग एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे 50,000 के. यहाँ पे एडिशनल सेलिंग एक्सपेंस लगेंगे. तो इवैल्यूएट करते हैं कि सबसे पहला तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मैंने बनाकर दिखा दिया जहाँ से फिक्स्ड ओवरहेड निकला, फिर टोटल फिक्स्ड ओवरहेड हमें पता चल गया, रिवाइज्ड कॉस्ट ये भी मैंने आप लोगों को अभी वर्किंग में करा दिया. अब इवैल्यूएट करते हैं अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को हम. सबसे पहला ऑल्टरनेटिव, कितने यूनिट्स हम बेचेंगे. यहाँ पे 15,000 जो हम बेच रहे हैं प्लस 10,000 जो और हमारे पास ऑफर आया है तो 25. ऑल्टरनेटिव 2 में 15,000 हम प्रेजेंट सेल्स कर रहे हैं, 5,000 और करेंगे वो सेलिंग एक्सपेंसेस को लेके तो 20,000, और जो प्रेजेंट का 15,000 है वो 15,000. ऐसा ही रेवेन्यू, क्या रेवेन्यू आएगी. ऑल्टरनेटिव 1 में 15,000 यूनिट्स को तो हम 100 रुपीज़ पर ही बेचेंगे, लेकिन जो 10,000 है उसके लिए कस्टमर क्या देगा, सिर्फ 90 रुपीज़. तो 15,000 के लिए 100 रुपीज़, दैट मीन्स 15 लैक्स. और जो 10,000 यूनिट्स है उस पर 90 रुपीज़ ही मिलना है, तो मतलब 9 लैक्स. तो दोनों को ऐड किया तो 24 लैक्स मिला. ऑल्टरनेटिव 2 में 20,000 यूनिट्स बेचेंगे और पूरे के पूरे 100 रुपीज़ में बेचेंगे तो 20 लैक्स. 20,000 इंटू 100 ये 20 लैक्स. अब प्रेजेंट अगर 15,000 ही करते हैं तो 15,000 इंटू 100 15 लैक्स. डायरेक्ट मटेरियल है 33 रुपीज़ पर यूनिट, तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए 33 इंटू 25,000 तो ये 8,25,000 आएगा. इसी तरीके से वैल्यू आ गई. फिर डायरेक्ट लेबर है 25 रुपीज़ पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर जो भी होगा मल्टीप्लाई कर देंगे. वेरिएबल ओवरहेड 15 रुपीज़ पर यूनिट है, मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे. अब फिक्स्ड ओवरहेड बढ़ के कितना हो चुका है 275, तो वो तीनों पे एप्लीकेबल होगा 275, 275, 275. अब अगर हम ऑल्टरनेटिव 1 में जाते हैं तो डेप्रिसिएशन का एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा तो वो लिख दिया, और साथ ही साथ एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी आ जाएगा 50,000 का. तो इन सब कॉस्ट को माइनस करके हमें प्रॉफिट मिल रहा है 25,000 का ऑल्टरनेटिव 1 में. सेकेंड ऑल्टरनेटिव में सिर्फ एक एडिशनल सेलिंग एक्सपेंस लगेगा 50,000 का, तो इसे माइनस करके 1,15,000. और प्रेजेंट में कोई भी एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लगना है, जो फिक्स्ड है 275 उतना ही लगेगा, तो उसके अलावा है प्रॉफिट 15,000. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव 2 में जाएंगे. क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वहीं पर है. तो द कंपनी should sell 5,000 extra units by incurring additional selling expenses. बस तुम इजी खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन 4A, ये भी रिक्वायर्ड है फिक्स्ड कॉस्ट सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट, मीन्स मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है. फिर से अगेन सेल्स है 10 लैक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो गिवन है 37%. कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी बताइए. वेरी गुड, पीवी रेशियो. तो पीवी रेशियो है 37%, दैट मीन्स 3,70,000. तो अगर पीवी रेशियो 37% है तो जुगलबंदी जोड़ी से क्या मिल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो. वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 63%, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 6,30,000.
मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 25%, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स। अगेन जुगलबंदी जोड़ी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25%, तो ब्रेक इवन सेल्स 75% ऑफ 10 lakhs, 7,50,000। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं। वेरी गुड, फिक्स्ड कॉस्ट ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन सेल्स पता है 7,50,000, फिक्स्ड कॉस्ट भी पता है, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा नहीं पता है, सॉरी पीवीआर पता है लेकिन 37%, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी 7,50,000 इंटू 37%, 2,77,500। क्वेश्चन में आगे बोला गया है अ डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड डिक्रीज इन द फिक्स्ड कॉस्ट कुड चेंज द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो टू 30%। कंट्रीब्यूशन टू, हम सेलिंग प्राइस और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को कम कर रहे हैं, जिसके वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या हो जा रहा है, 30%। दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हो जाएगा 75%, सॉरी 70%। अगर ये 30 है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 70%। अब जब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 70% है तो हमें ये भी पता है वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं है, तो वेरिएबल कॉस्ट जब 6,30,000 था तो अभी भी 6,30,000 ही रहेगा। तो 70% ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 6,30,000, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स का 70% है और वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू भी मुझे पता है 6,30,000 है, तो सेल्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं 6,30,000 डिवाइडेड बाई 70%, दैट मीन्स 9 लाख रुपीज। तो ये रिवाइज सेल्स आ गई 9 lakhs। अब है रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट, तो रिवाइज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने से पहले मेरे को निकालना पड़ेगा रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 40% रिवाइज सेल्स की, तो ब्रेक इवन सेल्स क्या होगी 60%। वेरी गुड, तो ब्रेक इवन सेल्स 60% ऑफ 9 lakhs, 5,40,000। और रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट, अगेन फिक्स्ड कॉस्ट में पीवीआर मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ब्रेक इवन सेल्स में पीवीआर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, अभी जस्ट किया था ये, ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवीआर, तो ब्रेक इवन सेल्स में पीवीआर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स पता है 5,40,000, पीवीआर भी पता है 30%, तो रिवाइज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी 5,40,000 इंटू 30%, 1,62,000। देखिए इसी को बस मैंने फेयर में कर दिया है, आप एक बार रेफर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पहले कभी सीए फाइनल में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। पीएको लिमिटेड having an installed capacity of 1 lakh units of product is currently operating at 70% utilization। 70% कैपेसिटी पे ये काम कर रही है, दैट मीन्स 70,000 यूनिट्स पे। एट करेंट लेवल ऑफ इनपुट प्राइसेस द यूनिट कॉस्ट्स आर गिवन। ये यूनिट कॉस्ट गिवन है कि जब मैं 70,000 यूनिट सेल करूंगा तो पर यूनिट कॉस्ट है 97, 80,000 करूंगा तो पर यूनिट हो जाएगी 92, 90,000 करूंगा तो पर यूनिट हो जाएगी 87, और जब 1 लाख यूनिट सेल करूंगा तो हो जाएगी 82। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर मैं 10,000 यूनिट्स अपने कॉस्ट यूनिट्स को बढ़ा लूँ तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी 92, और ये 92 पूरे 80,000 पे होगी, सिर्फ एडिशनल यूनिट्स पे नहीं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम सेविंग्स निकाल लें, सेविंग्स इन कॉस्ट। हमने जब 10,000 यूनिट सेल बढ़ाया, मतलब यूनिट्स बढ़ाया, तो 97 से 92 हो गया कॉस्ट, लेकिन ये जो कॉस्ट 97 से 92 हुआ ये सारे यूनिट्स पर हो गया, दैट मीन्स 5 रुपए बच गए पूरे के पूरे 70,000 यूनिट्स पे। ये जो 70,000 यूनिट्स मैं पहले 97 में बना रहा था, अब ये कितने में बन जाएंगे 92 में, मतलब 5 रुपए सेव हो गए, तो 3,50,000 की सेविंग्स आ गई यहाँ पर। बट ये जो
थिंकिंग है जो हम सबसे पहले सोचते हैं ये गलत थिंकिंग है, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये जो सेविंग्स आ रही है ना, ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे नहीं आ रही है, ये टोटल पर आ रही है। अगर ये वेरिएबल कॉस्ट पे सेविंग्स आती तो हम ये अप्रोच फॉलो कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या कहता है, 70,000 यूनिट से 80,000 हम यूनिट्स पे गए तो हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी लगी पहले ये देखिए। जब मैं 70,000 यूनिट्स बना रहा हूँ 97 पे, तो इसकी कॉस्ट क्या है, 70,000 इंटू 97, 67,90,000। और जब 80,000 यूनिट्स बना रहा हूँ तो 92 लग रही है, तो इस केस में मेरी कॉस्ट क्या है, 92 इंटू 80,000, 73,60,000। तो इन दोनों को माइनस करके मेरे को क्या पता चल जाएगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। पहले कॉस्ट ये थी, अब कॉस्ट ये है, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट 73,60,000 माइनस 67,90,000, 5,70,000। ये 5,70,000 की इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगी, लेकिन किसके वजह से, 10,000 यूनिट्स बढ़ाने के वजह से। मैंने 10,000 यूनिट्स और ज़्यादा भी तो प्रोड्यूस किए, तो इंक्रीमेंटल यूनिट्स कितने हैं, 10,000। यहाँ से हम निकाल सकते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर इंक्रीमेंटल यूनिट। 5,70,000 की कॉस्ट बढ़ी 10,000 यूनिट्स की वजह से, मीन्स पर यूनिट 57 रुपीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे निकाला है, जब हम 70,000 कर रहे थे तो 97 था, तो टोटल कॉस्ट ये आ गई। 80,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यूनिट कॉस्ट है 92, तो टोटल कॉस्ट ये है। 90,000 करेंगे तो 87 हो जाएगी, तो उस केस में टोटल कॉस्ट ये है। और 1 लाख यूनिट्स जब बनाएंगे तो यूनिट कॉस्ट है 82, टोटल कॉस्ट ये होगी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले जितना लग रहा था माइनस अब कितना लग रहा है। तो पहले 6790 लगता था, अब 7360 लग रहा है। दैट मीन्स 5,70,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गया। यहाँ पे 78,30,000 लग रहा है, पहले 7360 लग रहा था, तो मीन्स 4,70,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा। यहाँ 82 लाख लग रहा है, पहले 78,30,000 लग रहा था, तो इंक्रीमेंटल लगा 370। और इंक्रीमेंटल यूनिट्स कितने हैं, हर बार हम कितना यूनिट्स बढ़ा रहे हैं, 10,000 यूनिट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर इंक्रीमेंटल यूनिट दोनों को डिवाइड कर दीजिए। मीन्स अगर हम 70 से 80 के बीच में प्रोड्यूस करेंगे तो 57 रुपीज़ लगेगी, 80 से 90 के बीच में करेंगे तो 47 लगेगी, और 90 से 100 के बीच में प्रोडक्शन करेंगे तो पर यूनिट का एक्स्ट्रा कॉस्ट 37 रुपीज़ लगना है। तो हमारे पास अलग अलग ऑफर है। पहला, सोर्स ए 5,000 यूनिट्स एट द रेट 55 पर यूनिट, 5,000 यूनिट्स दे दो 55 रुपये के हिसाब से। तो देखिए अगर मैं 5,000 यूनिट्स दे देता हूँ 55 रुपये के हिसाब से, तो मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी लगेगी। जब भी मैं 70,000 से ऊपर जा रहा हूँ, 70,000 से ऊपर 80,000 की तरफ जा रहा हूँ, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी लग रही है, 57। तो 5,000 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा, 57 इंटू 5,000, दैट इज 2,85,000। पैसे मेरे को कितने मिलेंगे, 55 रुपीज़ मिलेंगे 5,000 यूनिट के लिए, दैट इज 2,75,000। मतलब कॉस्ट लगी 285, पैसे आए 275, तो लॉस हो गया 10,000 रुपये का। तो क्या हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, नो। फिर बी, ये 10,000 यूनिट्स लेने को तैयार है, तो जब हम 10,000 यूनिट्स भी बनाएंगे तो हम 70 से 80 पे ही जाएंगे। तो जब 80 पे जा रहे हैं तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी लगेगी, 57। तो 57 इंटू 10,000, तो 5,70,000 रुपये की इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगी। पैसे कितने आ रहे हैं, पैसे आएंगे 52 रुपीज़ पर यूनिट, मीन्स 52 इंटू 10,000, 5,20,000। तो कॉस्ट लग रही है 5,70,000 और रेवेन्यू आ रही है 5,20,000, तो 50,000 का अगेन देयर इज अ लॉस, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर सी में 10,000 यूनिट्स, तो फिर से 70 से 80 पे ही आएंगे, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट 57 है, तो 57 इंटू 10,000, 5,70,000 रुपये हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगेगा, और कस्टमर से 51 मिलना है, तो मतलब 5,10,000 रुपये रेवेन्यू आएगी। तो कॉस्ट है 570 और पैसे आ रहे हैं 510, तो 60,000 रुपीज़ का अगेन देयर इज लॉस, तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर ए और बी अगर इन दोनों को करते हैं तो क्या होगा,
5,000 10,000, हम 15,000 यूनिट बनाएंगे। तो पहले 70 से 80 के बीच में 57 लगेगा, और जब 70 से 80 के बीच में जाएंगे, सॉरी 80 से 90 के बीच में जाएंगे, एक्स्ट्रा 5,000 पे, उस केस में फिर 47 लगेगा। तो ये 57 के हिसाब से 10,000 यूनिट और ये 47 के हिसाब से 5,000 यूनिट, तो सब मिला के 8,05,000 लगना है। पैसे कितने आएंगे? पैसे आएंगे 5,000 यूनिट के 55 रुपए, मतलब 275, और 10,000 यूनिट्स के 52, तो 5,20,000 टोटल होता है 7,95,000। तो पैसे आ रहे हैं 795 और कॉस्ट लग रही है 8,05,000, तो क्या एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, नो। फिर नेक्स्ट बी और सी, इन दोनों को करते हैं तो 20,000 यूनिट्स में एक्स्ट्रा बनाऊंगा। तो जब 20,000 बनाऊंगा तो 10,000 यूनिट्स बनाऊंगा 57 के हिसाब से, 70 से 80, और फिर 80 से 90 जाऊंगा तो फिर 47 का इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो 470, तो टोटल कॉस्ट लग रही है 10,40,000। पैसे कितने आ रहे हैं? यहाँ से 520 और यहाँ से 5,10,000, दैट मीन्स इन दोनों का टोटल आएगा 10,30,000। तो कॉस्ट लग रही है 1040, पैसे आ रहे हैं 1030, एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, नो। फिर नेक्स्ट सी और ए, सी और ए जब हम करेंगे तो अगेन 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो जब 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट 8,05,000 थी, वही लगेगी। और पैसे कितने आएंगे? सी के 5,10,000 और ए के 2,75,000, तो 5,10,000 प्लस 2,75,000, 7,85,000। एक सेकेंड, मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या? यहाँ पे 785 होगा, 795 नहीं। यहाँ पे हमें लॉस होगा 20,000 का। तो क्या एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, नो। अब लास्ट ऑप्शन, तीनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ए बी और सी। तो टोटल कितने यूनिट्स हम बनाएंगे? 25,000 यूनिट्स बनाएंगे। तो पहले 10,000 यूनिट्स 57 के हिसाब से, अगले 10,000 यूनिट 47 के हिसाब से, और नेक्स्ट 5,000 यूनिट्स 37 के हिसाब से। देखिए पहले 10,000 यूनिट्स 57 के हिसाब से 5,70,000, नेक्स्ट 10,000 यूनिट्स 47 के हिसाब से तो 4,70,000, नेक्स्ट 5,000 यूनिट्स 37 के हिसाब से तो 37 इंटू 5,000। कुल मिलाकर पैसे लगने हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट 12,25,000। और पैसे कितने आएंगे? इन तीनों को ऐड करिए, 275 प्लस 520 प्लस 5,10,000, 13,05,000। तो कॉस्ट आई 1225 और पैसे आ रहे हैं 13,05,000, मतलब पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, कॉस्ट कम लग रही है। तो ये प्रॉफिट सिचुएशन है, इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी और बहुत पहले कभी सीए फाइनल के एग्जाम में आया था, तो बस आप एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिए, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। बट आपके मैट में भी ये क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्या सेम क्वेश्चन है मैट में। ICMI मैट। चलिए क्वेश्चन 5, The operating results of PKS Limited for the year ending 31st March 2025 are summarized below। ये हमें कॉस्ट शीट गिवन है, ये सब चेंजेस हमें इनकॉर्पोरेट करने हैं। पूछा क्या गया है हमें? कैलकुलेट द यूनिट सेलिंग प्राइस एंड प्रेजेंट द बजट फॉर 2025-26 इन अ मीनिंगफुल फॉर्मेट। मीन्स ये बजट का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या क्या गिवन है? सेल्स गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। तो ये डायरेक्ट मटेरियल जो है ये वेरिएबल खर्चा है, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल खर्चा है। फैक्ट्री ओवरहेड्स को ना हम यहाँ पे फिक्स्ड मानेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को भी फिक्स्ड मानेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को भी फिक्स्ड मान लेंगे। अब यहाँ पर जो वेरिएबल खर्चे हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट भी हमें चाहिए, तो वो निकालते हैं पहले। तो जैसे सेल्स है 40,000 यूनिट्स को हमने बेचा है 48 लाख रुपीज़ में, तो पर यूनिट क्या होगी? ये टोटल फिगर है, यहाँ पे पर यूनिट निकालते हैं। 48 lakhs अपॉन 40,000 दिस इज 120, और 2,40,000 अपॉन 40,000 दिस इज 6।
फिर 14.40 है मटेरियल का, 14,40,000 डिवाइडेड बाई 40,000, दिस इज 36, 12,60,000 डिवाइडेड बाई 40,000, 31.5। बस, बाकी तो फिक्स खर्चे है, तो पर यूनिट निकाल के कोई मतलब नहीं है। फिर हमें आगे बताया जा रहा है सेल्स यूनिट्स टू बी इंक्रीज बाई 25%। सेल्स हम 25% ज़्यादा करने वाले हैं। तो पिछले बार हमने कितना किया था, 40,000 यूनिट सेल किया था, तो इस बार हम कितना करेंगे, 40,000 प्लस 25%, 40,000 प्लस 25%, दैट इज 50,000 यूनिट्स। मटेरियल प्राइस टू इंक्रीज बाई 15%। मटेरियल की प्राइस है 36, ये 15% से इंक्रीज हो जाएगी, तो 36 प्लस 15%, 41.4। फिर डायरेक्ट लेबर है 31.50 और ये बढ़ने वाली है 12% से, तो 31.50 प्लस 12%, 35.28। ओवरहेड्स के लिए हमें बताया गया फैक्ट्री ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाई 15%। फैक्ट्री ओवरहेड्स 15% से बढ़ जाएगी, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अभी है 6.30 लैक्स प्लस 15%, तो 6.30 लैक्स प्लस 15%, ये हो जाएगी 7,24,500 प्लस अ न्यू फैसिलिटी विल बी एडेड टू द फैक्ट्री लैबोरेटरी एट अ रिकरिंग कॉस्ट ऑफ 12,500 पर ईयर। तो 7,24,500 तो ये, और 12,500 अलग से एक और कॉस्ट इनकर हो रही की, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7,24,500 प्लस 12,500 दैट इज 7,37,000। Administrative and selling and distribution overheads are estimated to increase by 10% and 14%। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10% से इंक्रीज हो जाएगी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है अभी 3,60,000, तो 10% से इंक्रीज, दैट मीन्स 3,96,000। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4.50 लैक्स है, ये बढ़ने वाली है 14% से, तो 4.50 प्लस 14%, ये हो जाएगी 5,13,000। इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं है। प्रॉफिट टारगेट फॉर द ईयर हैज बीन फिक्स्ड एट 6 लैक्स, मतलब मेरे को सब मिला के 6 लाख रुपए प्रॉफिट तो कमाने ही कमाने हैं। नो चेंज इन द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेड डिस्काउंट के रेट में कोई चेंज नहीं होने वाला है, रेट में, अमाउंट में नहीं, रेट में। तो पहले रेट निकालना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट का रेट क्या है, 6 रुपीज़ डिस्काउंट मिलता है 120 पे, तो 6/120 इंटू 100 दैट इज 5%, मतलब ट्रेड डिस्काउंट हमारा 5% का रहने वाला है। तो हमें सारे कॉस्ट पता चल गए, तो यहाँ से हम अपना कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे, पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, $41.4 इंटू 50,000, क्योंकि अब हम 50,000 यूनिट्स बेच रहे हैं, तो 20,70,000। डायरेक्ट लेबर 35.28 इंटू 50,000, 17,64,000। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और बेहतर प्रेजेंट करते हैं। ये हमारी आ गई प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर कितनी हो जाएगी, 20,70,000 प्लस 17,64,000, 38,34,000। इसमें हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, $7,37,000। तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 38,34,000 प्लस 7,37,000, 45,71,000।
अब इसमें हमने ऐड किया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो हमें मिल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये जितने भी फिगर्स मैंने ऐड किए सारे रिवाइज्ड फिगर्स ऐड किए, तो आपको भी रिवाइज्ड फिगर्स ही ऐड करने हैं। ये हमारा बन गया कॉस्ट ऑफ सेल्स 54,80,000। अब सेलिंग प्राइस तो मुझे पता नहीं है, मैं मान लेता हूं कि सेलिंग प्राइस है एक्स। अब जो भी एक्स है उसमें से 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिलना है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 0.05x, तो नेट सेल्स की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 0.05x दैट इज 0.95x, और नेट सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट हमने निकाल लिया 54,80,000, इसमें प्रॉफिट का अमाउंट ऐड करेंगे 6 लाख, तो द टोटल विल बी 60,80,000। तो ये 60,80,000 क्या है, नेट सेल्स है। नेट सेल्स भी टोटल अमाउंट। तो अब 60,80,000 को 0.95 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया 64 लैक्स। ये 64 लैक्स है टोटल सेल्स, और ये टोटल सेल्स कितने यूनिट्स का है, 50,000 यूनिट्स का, तो 64 लाख अपॉन 50,000, तो हमारा आंसर आ गया 128। तो दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन था, बस आपको याद रखना है, एक फ्लेक्सिबल बजट यहाँ पर आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 6A, budgeted and actual sales for the month of April 2025 of two product Joy and Toy of Messrs Chandan Limited were as follows। क्या निकालना है हमें, ये वेरिएंस निकालना है, मींस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, और सेल्स वेरिएंस निकालना है। तो सेल्स वेरिएंस किसके जैसा होता है, मटेरियल वेरिएंस के जैसा होता है। तो बस पहले कार्ड बनाइए, स्टैंडर्ड यहाँ लिखते हैं एक्चुअल, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये जॉय, ये टॉय। जॉय की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 6,000, 5 रुपए के हिसाब से, तो 30,000 आने चाहिए। टॉय की 10,000, 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो 20,000 आनी चाहिए, मीन्स टोटल 50,000। सिमिलरली एक्चुअल फिगर्स निकालिए। जॉय को 2 बार हमने अलग अलग यूनिट्स पे बेचा है। 5,000 को हम बेच रहे हैं 5 रुपए पे, और 1,500 को हम बेच रहे हैं 4.75 पे। तो 1,500 इंटू 4.75, 7125, तो 25,000 प्लस 7125, 32,125। और टॉय के लिए 7,500, 2 रुपीज़ के हिसाब से 15,000, और 1,750, 1.9 के हिसाब से 3,325। टोटल मिला के ये हो जाएगा 15,000 प्लस 3,325, 18,325। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते थे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देखते थे कि एक्चुअल में जो हमने क्वांटिटी बेची है उसको स्टैंडर्ड प्रपोर्शन में बांटेंगे तो क्या होगा, दैट इज रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो एक्चुअल में हमने कितनी क्वांटिटी बेची है सब मिला के, 5,000 प्लस 1,500 प्लस 7,500 प्लस 1,750, 15,750। और स्टैंडर्ड प्रपोर्शन क्या है, 6:10 का। तो जॉय के लिए 6 अपॉन टोटल, 6 और 10 का टोटल 16, इंटू 15750, 6 इंटू 15750 डिवाइडेड बाई 16, 5906.25। और टॉय के लिए 10 अपॉन 16 इंटू 15750, 9843.75। बस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी मिल गई। अब वर्किंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, देखिए फेयर में इसको मैं दिखाता हूँ। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली, अब क्या निकाल लेते हैं हम, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। 5 रुपये है जॉय के लिए और टॉय के लिए 2 रुपीज़ है, तो टोटल का मिल गया। फिर एक और कॉलम हम क्या करते थे, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी है 6,500, स्टैंडर्ड प्राइस है 5 रुपये, तो ये
और टॉय के लिए एक्चुअल क्वांटिटी है 9250, स्टैंडर्ड प्राइस है 2 रुपीज़। मिल गया। सबसे पहला हमें ढूंढना है सेल्स वैल्यू वेरिएंस। वैल्यू वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि हमने कितना में बेचा वर्सेस हमें कितना में बेचना चाहिए था। तो हमने कितना में बेचा है, हमने सब मिलाकर 32125 और 18325 मतलब कुल मिला के हमने 50,450 में बेचा है। बट हमें बेचना कितना में, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 50,000 में ही बेचना था, हमने ज़्यादा बेचा है। तो ये अच्छा है या खराब? अच्छा है, तो फेवरेबल। 5450 माइनस 50,000, 450 फेवरेबल पूरे कंपनी के लिए। और प्रोडक्ट वाइज अगर देखें तो जॉय कितना बेचना था हमें, जॉय हमें बेचना था 30,000 बट हमने बेचा कितना है 32,125, तो 2125 फेवरेबल। और टॉय हमें बेचने का था 20,000 रुपीज़ का, हमने बेचा सिर्फ 18,325 का, मतलब कम बेचा है, तो नेगेटिव एडवर्स। 20,000 18,325 माइनस 20,000 1675 एडवर्स। अब दोनों को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो देखिए टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगा नेट होके। फिर सेल्स वैल्यू प्राइस वेरिएंस, फॉर्मूला पुट कर दीजिए। प्राइस वेरिएंस में हम क्या देखते हैं कि हमने कितना में बेचा है वर्सेस हमने कितना में बेचना चाहिए था। एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू, जब बेचते हैं तो पूरी क्वांटिटी बेचते हैं तो इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्सपैंड किए तो AP इंटू AQ माइनस SP इंटू AQ। ये जो प्राइस है आपका, ये आपका AP इंटू AQ होता है, ये आपका SP इंटू SQ होता है। तो AP इंटू AQ पूरे कंपनी के लिए क्या है 5450 और AQ इंटू SP, AQ इंटू SP पूरे कंपनी के लिए क्या है 51,000, तो 51,000 माइनस किए 550 नेगेटिव। प्रोडक्ट वाइज अगर देखा जाए तो जॉय के लिए AP इंटू AQ 32,125 और AQ इंटू SP 32,500, फिर से ये नेगेटिव फिगर है, तो 32,125 माइनस 32,500 375 एडवर्स। टॉय के लिए 18,325 और AQ इंटू SB 18,500 क्या गया। फिर सेल्स वैल्यू वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम में हम क्या देखते हैं क्वांटिटी, कि हमने कितनी बेची वर्सेस हमें कितनी बेचनी थी। एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, प्राइस से यहाँ लेना नहीं देना होता है इसीलिए स्टैंडर्ड प्राइस ही लेते हैं। तो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्सपैंड किए तो ये आया, बस कॉलम के हिसाब से पुट करके देख लीजिए। मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस में हम देखते हैं कि हमने जो एक्चुअल क्वांटिटी बेची है अगर उसको हम स्टैंडर्ड वे में बेचते तो कितनी क्वांटिटी बिकती। तो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्सपैंड करेंगे तो AQ इंटू SP माइनस RSQ इंटू SP, अगेन कॉलम में पुट करके। फिर सेल्स वैल्यू सब वॉल्यूम वेरिएंस, सब वॉल्यूम वेरिएंस में हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्सपैंड किया पुट कर दिया। 6B ये एनुअल बजट, क्वार्टरली एनुअल परचेज निकालने मीन्स बजट का क्वेश्चन है ये। देखिए वर्किंग डेज है 65 60 55 60 और प्रोडक्शन यूनिट पर वर्किंग डे ये भी गिवन है कि हम पर डे जितना काम कर रहे हैं हम कितना यूनिट्स बना रहे हैं 100, तो मीन्स फर्स्ट क्वार्टर में हम 6500 बनाएंगे, सेकेंड क्वार्टर में हम 60 इंटू 110 6600 बनाएंगे, यहाँ पे थर्ड में 55 इंटू 120 अगेन 6600 प्रोडक्शन करेंगे, और फोर्थ क्वार्टर में 60 इंटू 105 6300 प्रोड्यूस करेंगे। तो टोटल हमारा हो जाता 6500 प्लस 6600 प्लस 6600 प्लस 6300, 26,000 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करना है। ये है क्वांटिटी जो हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। और क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 2 kg, तो 26,000 यूनिट्स बनाने हैं और हर यूनिट पे 2 kg लग रही है, तो 26,000 इंटू 2 52,000 kg कंज्यूम हो जाएगी। अब देखिए पहले से कितनी है, पहले से 4,000 है, तो 52,000 में 4,000 तो पहले से है तो माइनस कर देंगे। लेकिन हमें क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक कितना चाहिए 2,000 क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए,
तो ये भी हमारे पास रहना चाहिए, तो प्लस 2000, तो ये 52 प्लस 2 माइनस 4 मीन्स हमें टोटल मिलाकर 50,000 kg प्रोड्यूस करनी होगी, परचेज करनी होगी। कितनी परचेज करने वाले हम? 50,000। अब कुछ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या? नहीं, ये 52,000 तो टोटल हमारा आया ही था, 26 इंटू 2 52, और 4,000 मेरे पास पहले से है, तो 52 माइनस 4 48, और 2,000 मेरे को क्लोजिंग के एंड में भी चाहिए, तो 48 प्लस 2 मीन्स 50,000 टोटल में चाहिए। अब ये जो 50,000 मेरे को चाहिए, कैसे कैसे चाहिए ये भी गिवन है क्वेश्चन में। रॉ मटेरियल परचेजेस मैं फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 30% परचेज करने वाला हूँ, तो 50,000 मेरी टोटल परचेज है, 50,000 में 30% यहाँ पे परचेज करूँगा, मीन्स 15,000 यहाँ पे। सेकेंड में 50% है, तो 50,000 का 50% 25,000, और थर्ड क्वार्टर में 50,000 का 20%, दैट मीन्स 10,000। पहला क्वार्टर में 15,000, सेकेंड क्वार्टर में 25,000, थर्ड क्वार्टर में 10,000 के परचेजेस खत्म। अब निकालते हैं रॉ मटेरियल बजट। कैसे निकालेंगे बजट? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले से मेरे पास 4,000 है, क्वेश्चन में गिवन है। परचेज मैंने कितना किया? 15,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है ये कैसे आई? देखिए, मैंने पहले क्वार्टर में कितना यूनिट इशू किया है? मैंने 6500 प्रोडक्शन किया, तो 6500 प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो और हर यूनिट पे 2 kg लग रहे हैं, तो मीन्स पहले क्वार्टर में मैं 30,000 kg प्रोडक्शन वालों को दे रहा हूँ। मैंने जब फर्स्ट क्वार्टर में 6500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और पर यूनिट को प्रोड्यूस करने में 2 kg लग रहे हैं, तो 13,000 kg मैं प्रोडक्शन वाले को दे रहा हूँ, तो मेरी जो कंजम्पशन है वो तो 13,000 की है। तो ओपनिंग 4,000 प्लस परचेजेस 15,000, तो ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा 6,000, और पहले क्वार्टर का जो क्लोजिंग होगा वही नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो ये इधर जाके ओपनिंग बन गया 6,000। सेकेंड में मेरे को परचेज करने हैं 50,000 का 50% मीन्स 25,000, और यहाँ पे प्रोडक्शन कितना होगा? 6600 प्रोडक्शन करना है, और पर यूनिट 2 kg लगते हैं, तो दैट मीन्स आई विल बी प्रोड्यूसिंग 6600 इंटू 2 13,200। अगेन बैलेंसिंग फिगर से ही आ जाएगा 6,000 प्लस 25,000 31,000 माइनस 13,200, तो 17,800 बैलेंसिंग फिगर। इसी तरीके से सिमिलरली हम सबका कर लेंगे, तो ये हो गया। अब वैल्यू ऑफ परचेजेस ये भी गिवन है कि पहले क्वार्टर में जो आप परचेज कर रहे हैं वो 1 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं, तो पहले क्वार्टर में मैंने कितना परचेज किया? 15,000, 15,000 इंटू 1, ये हो गया 15,000। फिर नेक्स्ट 25,000 परचेज किया 1.05 के हिसाब से, तो 25,000 इंटू 1.05 26,250। क्वार्टर 3 में 10,000 kg, और किस रेट से? 1.125 के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 7,250, टोटल परचेजेस वैल्यू मिल जाएगी। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है? क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक्स बाय वेट एंड वैल्यू। क्लोजिंग में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, वेट के हिसाब से भी वैल्यू के हिसाब से भी। तो वेट के हिसाब से तो मेरे को पता है, मैंने निकाल लिया है 6,000 था, 17,800 14,600 2,000 होनी चाहिए। लेकिन वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टोर लेजर कार्ड बनाना पड़ेगा। याद करिए, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल चैप्टर में पढ़ा था स्टोर लेजर कार्ड बनाना, तो बस वही बनाना पड़ेगा। स्टोर लेजर कार्ड, रिसिट, इशू, बैलेंसेस। तो पहले बैलेंस लिख लेते हैं। ओपनिंग में क्या है? 4,000 kg है, और कॉस्ट गिवन है उसकी 1 रुपीज़। देखिए 4,000 kg, उसकी कॉस्ट है 4,000, दैट मीन्स 1 रुपीज़ पर यूनिट, तो 4,000 1 रुपीज़ के हिसाब से 4,000। मैंने परचेस किया, कितना परचेस किया? 15,000 kg 1 रुपीज़ के हिसाब से, तो 15,000 1 15,000। इशू कितना किया पहले क्वार्टर में? 13,000। तो मेरे पास जो भी क्वांटिटी है सब 1 रुपये वाली है, तो मैं वैल्यू भी कैसे करूँगा? 1 रुपये के अकॉर्डिंग, तो 13,000 रेट होगी 1 रुपये, 13,000।
कुल मिला के मेरे पास 19,000 क्वांटिटी थी 1 रुपए के हिसाब से, जिसमें से 13,000 इशू हो गई। तो कितने बच गए? 6,000, 1 रुपये के हिसाब से 6,000। अब ये जो क्लोजिंग है यही नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस बन जाएगा। फिर 25,000 यूनिट्स परचेज किया 1.05 के हिसाब से, तो ये। तो अब मेरे पास दो तरह के स्टॉक आ गए, एक तो 6,000 वाला जो 1 रुपये के हिसाब से खरीदा हुआ है, और दूसरा 25,000 जो कि 1.05 के हिसाब से खरीदा हुआ है। तो ये अब जब हम इशू कर रहे हैं, हमने इशू किया है 13,200, तो 13,200 में से पहले क्या जाएगा? पहले तो ये 6,000 वाला पूरा चला जाएगा, तो ये 6,000 पूरा गया। अब जो बचा हुआ वैल्यू है, जो बची हुई क्वांटिटी है, वो कहाँ से जाएगी? वो इस 25,000 में से। तो 13,200 में से 6,000 तो पुरानी क्वांटिटी में से गया, क्योंकि फीफो के हिसाब से वैल्यू कर रहे हैं, तो 7,200 क्वांटिटी बच गई। तो 7,200 को हम वैल्यू करेंगे 1.05 के हिसाब से, तो 7,200 इंटू 1.05, 7,560। अब मेरे पास कितनी क्वांटिटी बची हुई है? 25,000 में से 7,200 तो इशू हो गई, तो 17,800 बची हुई है, और किस रेट से? 1.05 के रेट से। तो बस ये आ गया। जो इस साल सेकंड का क्लोजिंग वही थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग, तो यही बैलेंस। फिर हमने परचेस किया 10,000 क्वांटिटी 1.125 के हिसाब से, तो फिर से मेरे पास दो तरह की क्वांटिटी हो गई, एक तो 17,800 1.05 के हिसाब से परचेस की हुई, और दूसरी 10,000 क्वांटिटी जो कि 1.125 के हिसाब से परचेस की हुई है, तो 11,250। इशू हमने किया 13,200, तो पूरा 13,200 कहाँ से जाएगा? इसी में से जाएगा, 17,800 वाले में से। तो 17,800 में से 13,200 चली गई, तो 4,600 क्वांटिटी बच गई 1.05 के हिसाब से, 4,830। और जो 10,000 मैंने परचेस की वो भी बची हुई है। ये दोनों मेरे पास क्लोजिंग के टाइम पे है, तो इन दोनों की टोटल वैल्यू आ गई 16080। फिर Q4 में हमने इशू किया कितना? 12,600। तो जब 12,600 हम इशू करेंगे, तो पहले 4,600 जो पहले से आया था उससे इशू करेंगे, तो 4,600 1.05 के हिसाब से। और जो बच गई क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बच गई? 12,600 में से 4,600 इशू हो गई, तो 8,000 बची, 8,000 1.125 के हिसाब से। तो कुल मिला के जो 10,000 क्वांटिटी मैंने खरीदी थी 1.125 के हिसाब से, उसमें से 8,000 क्वांटिटी इशू कर दी, 2,000 बची है, 2,000 1.125 के हिसाब से 2,250। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी आ गई। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी, बस थोड़ा सा ट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7A। सेल्स गिवन है, इनकम, एसेट्स, एसेट टर्नओवर, मार्जिन, ROI। देखिए ये 2 पॉइंट का क्वेश्चन है, तो पुट करते हैं एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स अपॉन एसेट्स। तो सेल्स है 10 लाख, एसेट्स है 2 लाख, तो 10 लाख अपॉन 2 लाख, 5 टाइम्स, एकदम ईजी। मार्जिन, मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम अपॉन सेल्स। इनकम है 50,000, सेल्स है 10 लाख, इंटू 100, 50,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, 5%। अब ROI, एसेट्स, ROI कैसे निकालते हैं हम? इनकम अपॉन एसेट्स, इनकम है 50,000, एसेट्स है 2 लाख, 50,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 25%। एकदम ईजी, खत्म हो गया ये। वाई पे चलते हैं। वाई पे क्या गिवन है? इनकम गिवन है और मार्जिन गिवन है। तो मार्जिन का फॉर्मूला इनकम अपॉन सेल्स, तो इनकम अपॉन सेल्स इज इक्वल टू 0.5%। इनकम गिवन है आपको 60,000, सेल्स गिवन है, सेल्स नहीं गिवन है, इक्वल टू 0.5%। तो सेल्स को हम उधर भेज देंगे, 0.5% को इधर नीचे ले आएंगे, तो सेल्स इज इक्वल टू 60,000 बाई 0.5%, तो 60,000 बाई 0.5%, 12 लाख रुपीज़, तो यहाँ लिख देंगे 12 लाख। बस ये सब जो भी मैं कर रहा हूँ ये आपको वर्किंग नोट में करके दिखाना है। ऑपरेटिंग एसेट्स, कि एसेट टर्नओवर भी गिवन नहीं है, बट ROI गिवन है, तो ROI इज इक्वल टू
इनकम अपॉन एसेट्स, ROI है 2.5%, इनकम है 60,000, एसेट्स गिवन है, तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से वही सेम, एसेट्स ऊपर जाएगी 2.5% नीचे आ जाएगी, तो 60,000 अपॉन 2.5%, 60,000 डिवाइडेड बाई 2.5%, 24 lakhs। गलती तो नहीं किया ना मैंने, 60,000 डिवाइडेड बाई 2.5%, यस 24 lakhs। नेक्स्ट एसेट टर्नओवर, तो एसेट टर्नओवर निकालना है। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला टर्नओवर अपॉन टोटल एसेट्स, टर्नओवर है 12 लाख, एसेट्स है 24 लाख, तो 12 लाख अपॉन 24 लाख, 12 लाख अपॉन 24 लाख, 12 अपॉन 24, 0.5 टाइम्स ये हो जाएगी। अब जेड में, जेड में तो सब कुछ गिवन है, सिर्फ सेल्स नहीं गिवन है, तो सेल्स हम आराम से निकाल लेंगे, किसी भी फॉर्मूला से निकाल लीजिए, मार्जिन से ही निकाल लेते हैं। मार्जिन इज इक्वल टू इनकम अपॉन सेल्स, मार्जिन गिवन है 4%, इनकम गिवन है 10,000, सेल्स इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 4%, 10,000 अपॉन 4%, 2,50,000। एकदम इजी क्वेश्चन था ये। अब बताइए इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है? नहीं। इसी को आपको क्या करना है, फेयर में पुट कर देना है, मैंने यहाँ पे कर दिया है। नेक्स्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब द 4 पर्सपेक्टिव ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 पर्सपेक्टिव क्या क्या थे? सबसे पहला फिनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव और इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले फिनेंशियल पर्सपेक्टिव। फिनेंशियल पर्सपेक्टिव में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारा फोकस रहता है कि हम अपने ऑपरेटिंग इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, रिटर्न्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कैसे बेच सकते हैं। कस्टमर पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव में हम क्या ध्यान रखते हैं कि कौन से कस्टमर्स है जिन्हें हमें केटर करना है अपने कंपनी के सक्सेस के लिए, कि हमारे टारगेट मार्केट सेगमेंट क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है, एप्पल क्या बनाता है, प्रीमियम सेगमेंट के फ़ोन बनाता है, किस लिए, फॉर प्रीमियम कस्टमर्स, मीन्स उसका टारगेट होता है कि वो रिच कस्टमर्स को टारगेट करे। तो हर कंपनी एक अपना नीश ऐसे बनाती है, उसी में ऑपरेट करती है। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा कस्टमर कौन है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर आगे के स्टेप्स प्लान करेंगे। तो दैट इज कस्टमर पर्सपेक्टिव। फिर इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, कि हम कैसा प्रोडक्ट बनाएं जो कि कस्टमर के नीड्स को मीट कर पाए, या फिर जो हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको और कैसे बेहतर करें, उसमें क्या ऐसा करें कि वो और बेहतर हो जाए। और जब एक बार हमने सेल कर दिया तो सेल करने के बाद हम और बेहतर सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, दैट इज इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव। और फिर लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, कि कैसे हम अपने आप को लर्न करके और ग्रो करा सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयज को हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं जिससे उनके स्किल्स इन्हेंस हो, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है हम उसको और कैसे अच्छा से डेवलप कर ले जिससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो फीडबैक है वो हमें रियल टाइम मिल जाए कि हम अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को प्रॉपरली मेजर कर पाएँ, तो ये सब कवर होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8A, Linku can choose from 5 mutually exclusive projects. Each project will last for 1 year only and their net cash inflows will be determined by the prevailing market condition. The forecast net cash inflows and their associated probabilities are shown below. क्या required है? Based on expected value of net cash inflows, which project should be undertaken by Linku? Calculate the value of perfect information. Means ये EVPI का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए कोई क्वेश्चन इतना इजी, क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो आ जाएगी वैल्यू। तो 550 इंटू 0.2 एम प्लस 480 इंटू 0.4 एम प्लस 580 इंटू 0.4 एम प्लस MRC 534। इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके निकालते जाना है।
मैंने ये देखिए निकाल लिया सब कुछ को मल्टीप्लाई करके, बस। जैसे जो पुअर में है तो पुअर की प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुड है तो गुड के प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्सीलेंट है तो एक्सीलेंट के प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबकी वैल्यू आ गई। अब इसमें से सबसे अच्छी वैल्यू किसकी है? 534 क्यू की। तो हम कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे? प्रोजेक्ट क्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट क्यू शुड बी एक्सेप्टेड। व्हाई? बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट नेट एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो प्रोजेक्ट क्यू। सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ मार्केट। तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? परफेक्ट इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हम निकालते हैं वैल्यू विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास पूरी जानकारी है। तो अगर मेरे पास पूरी जानकारी है कि मार्केट पुअर ही रहने वाला है, तो पुअर अगर मार्केट रहेगा तो मैं कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूंगा? प्रोजेक्ट यू, क्योंकि ये पुअर में सबसे बेहतर है। अगर पता है मेरे को कि गुड होने वाला है मार्केट, तो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा होगा? अगेन प्रोजेक्ट यू। और अगर एक्सीलेंट रहने वाला है मार्केट, तब मैं क्या एक्सेप्ट करूंगा? प्रोजेक्ट क्यू, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वैल्यू है इसकी। तो अब निकालते हैं हम एक्सपेक्टेड वैल्यू विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। 0.20 इंटू 590, क्योंकि इसमें सबसे बेहतर 590 है, इसके होने के चांसेस 0.2, तो 590 इंटू 0.2। फिर गुड अगर होता है तो उसमें सबसे बेहतर वैल्यू 580 इंटू 0.4। और अगर एक्सीलेंट होता है मार्केट तो उसमें सबसे अच्छी वैल्यू क्या है? 580 अगेन 0.4। तो 580 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई करके मेरे को मिली 582। तो अगर मेरे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती तो मेरी कैश फ्लो कितनी होती? 582। अभी मेरे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरी परफेक्ट वैल्यू कितनी थी? 534। तो वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होगी? ईवी विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन माइनस ईवी विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो जब परफेक्ट इंफॉर्मेशन है तो 5,82,000 कमा रहा हूं, और जब परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है तो 5,34,000। तो वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होगी? 48,000। एकदम इजी क्वेश्चन था ये। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हम क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स इसीलिए आइडेंटिफाई करते हैं ताकि पता चल सके ना कि कहाँ कहाँ पर कॉस्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं और उन पर्टिकुलर कॉस्ट के लिए कौन जिम्मेवार होगा। तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हमें ये बताता है कि स्फीयर ऑफ अथॉरिटी क्या होगी, आपको कहाँ कहाँ पर अथॉरिटी रखनी है। अगर एक स्मॉल फर्म है तो जो ओनर्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं सब कुछ के लिए, बट अगर एक फर्म बड़ी है तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ता है? फर्म को डिवाइड करना पड़ता है विद अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, और हर डिपार्टमेंट के लिए एक पर्सन होता है जो डिपार्टमेंटल हेड होता है, वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है ये एक इंडिविजुअल के कंट्रोल में होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर डिवीजन के लिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कुछ छोटे छोटे चीज भी हो सकते हैं, जैसे एक बड़ा डिपार्टमेंट है, उस बड़े डिपार्टमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर मशीन है, तो वो पर्टिकुलर मशीन भी हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हो, तो उस मशीन को जो चला रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जनरल गाइडलाइन क्या है कि द यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सेपरेबल एंड आइडेंटिफिएबल फॉर ऑपरेटिंग पर्पसेस एंड इट्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट पॉसिबल। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होगा वो ऐसा होना चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके लिए अलग से मेजरमेंट कर पाना पॉसिबल हो। तो यहाँ पे हमने पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर आपके साथ डिस्कस किया। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले पूरा पेपर आप खुद से अटेम्प्ट करें, और जिस क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं उस क्वेश्चन में आके उसी पार्ट को देखें जहां पर आप फंस जा रहे हैं। तो इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ वेरी ग्रेट ऑडियंस। थैंक यू।